तो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैथ की इस प्रैक्टिस क्लास में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ की प्रैक्टिस में करवा रहा हूं। अच्छा, ये जो प्रश्न 4 मैंने लिया है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपके सिलेबस में है, तो मैं 1-2 क्लास इस पर ले लूँगा, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। त्रिभुज की सर्वांग समता का मात्र 1 क्लास और इसकी 2 क्लास, ठीक है। 3 क्लास में सारा का सारा निपटारा मैं कर दूंगा और प्रैक्टिस 2-3 और भी कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा फील अच्छा हो, ठीक है। वैसे आपको प्रैक्टिस अपने अनुसार बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए, है ना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ करके करना चाहते हैं, हमारे साथ नोट्स के माध्यम से करना चाहते हैं, तो हम आपको एक सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि हमारी तरफ से भी 60 नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, है ना, तो एक पेड टेलीग्राम चैनल है, आपको वहाँ पे पहुँचना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे, पेड टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे प्रतिदिन आपको जो है 2, 3, 4 पन्ने का शॉर्ट नोट्स दिया जाता है। आपका प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा समाप्त किया जा चुका है, सामाजिक विज्ञान चल रहा है, ठीक है। और मैं बता दूं 50-50 नंबर वाले 3 पेपर आपकी परीक्षा में आएंगे सेकंड सेमेस्टर में भी। तो तीनों पेपरों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और तीनों का ही नहीं, अपितु मैं कोशिश करूंगा कि 7 के 7 सब्जेक्ट मैं दे दूं। लेकिन मैथ आपको फ्री ऑफ कास्ट में यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैथ की दोबारा से आपको पीडीएफ वगैरह देने की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ आप स्वयं से प्रैक्टिस करिए और जितनी वीडियोज़ है वही आपके लिए पर्याप्त होंगी, ठीक है। हिंदी हुआ, विज्ञान हुआ, इन सब का पीडीएफ आपको उसी पेड टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के क्लिक करके वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। अच्छा, कुछ बच्चियाँ कह रही थी भैया हमारे पास जो है फ़ोनपे वगैरह हम नहीं चलाते हैं, तो हम क्या करें। अगर आप फ़ोनपे वगैरह नहीं चलाते हैं ना, तो आप किसी के भी फ़ोनपे से या गूगल पे से गूगल पे कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम हमारी आईडी है NITINUPADHYAY, है ना, 817। एक कहीं पर नहीं है इंस्टाग्राम, अगर आप नहीं चलाते हैं चला लीजिएगा, है ना। यहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत होती है, फ़ोन पे गूगल पे करने के बाद आपको नहीं ऐड होते हैं, तो आप यहाँ पे संपर्क करिएगा। हम वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। वैसे भी टेलीग्राम पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर आप हमें फॉलो ज़रूर करिएगा इंस्टाग्राम पे, 9794137048, ये हमारा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है ना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको मतलब कि टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने में कोई समस्या होती है तो, ठीक है। ये नंबर पब्लिक मैंने कर दिया है, ज़्यादा मैसेज आप लोग ना करिएगा, बस इसे जो है अपने हित के निमित्त ही कार्य करिएगा, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। दी गई आकृति में, ऐसे सवाल मैंने जो है जब धारिता आयतन का मैं प्रॉपर क्लास ले रहा था उसमें मैंने इन चीज़ों को बताया है। बस एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा सवाल मैंने यहाँ पे रखा है। दी गई आकृति में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 आयत दिया गया है, एक बाहर वाला आयत दिया गया है, एक अंदर वाला आयत दिया गया है। बाहर वाले आयत की लंबाई जो है 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक है। इसके बीच में जो देख रहे हैं ये रास्ता है, क्या है, ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इस समय। ये जो रास्ता है भैया, है ना, ये जो रास्ता है, ये रास्ता कितना मीटर चौड़ा है, तो ये रास्ता जो है 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि इस अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए। जब इसकी पूरी लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, जब इसकी पूरी लंबाई 30 मीटर है और यह जो रास्ता इधर से है, इधर से ये 2 मीटर है और इधर से भी 2 मीटर है ना, तो अंदर वाले आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंदर वाले लिखिएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। मेरी बातें अगर आपको नागवार समझती हैं कि यार गलत मैं बता रहा हूँ, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसका मज़ा देख करके आए हैं कि जो बच्चा लिखा बड़ा अच्छा था, बेहतरीन तरीके से समझा करके लिखा था, तो कितना नंबर पाया है, इसे ज़रूर लिखिएगा। अंदर वाले आयत की चौड़ाई, अंदर वाले आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बाहर वाले आयत की चौड़ाई कितनी है, 30 है। माइनस इधर से 2 करेंगे, 30 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। चौड़ाई नहीं है, अंदर वाले आयत की लंबाई है, ठीक है, लंबाई है। मैंने
उसके बाद देख लीजिए अंदर वाले आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई इसकी कितनी है, बाहर वाले की चौड़ाई 20 है, बाहर वाले की चौड़ाई 20 है। इधर से 2 मीटर का रास्ता कट गया, इधर से 2 मीटर का रास्ता कट गया, -2 इधर कर दीजिए, -2 उधर कर दीजिए, 20 में से 4 गया 16 मीटर जो है इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या, कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सवालों में विशेष करके कभी बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, नहीं तो हमेशा जो है इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाता है। जब रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आप घटा दिया करिए तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है रास्तों के क्षेत्रफल पर जितने भी सवाल बन सकते हैं आयत या वर्ग के, मैंने आपको बताने का प्रयास किया था और कोशिश हमारी यही रही थी कि हम अपने प्रयास में काफ़ी हद तक सफल हुए थे। ठीक है, तो चलिए तीसरा सवाल आपके सामने मैं कंप्लीट करता हूं। अब आता हूं चौथे सवाल पे। देखिएगा, जो चौथा सवाल मैंने आपके सामने लिखा है ना, ये चौथा सवाल आपके सिलेबस में है और निश्चित रूप से मैं बता दूं तो आपके सिलेबस में है और काफ़ी बच्चे इसे समझ नहीं पाते हैं। मैं कल जो है पहली क्लास कल इसकी रहेगी पिक्टोग्राफ की, उसके बाद एक क्लास और लूँगा, उसके बाद एक प्रैक्टिस करवा दूंगा। 3 क्लास में ये चीज़ें मैं समाप्त कर दूंगा और बिल्कुल अगर तीनों क्लास आप देख लेते हैं तो 1% की समस्या आपके सामने नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु न, जैसे आप प्रशिक्षु हैं, जहाँ भी आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे जो है स्कूटर से जाते हैं, कुछ बच्चे ऑटो से जाते हैं, कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, कुछ बच्चे मोटर से जाते हैं, कुछ बच्चे अन्य साधनों से, अन्य साधनों का मतलब कुछ लोग स्कॉर्पियो से आते हैं, कुछ लोग फरारी से आते हैं, तो अलग बात होती है। ठीक है, तो चलिए इनका जो है पिक्टोग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है मित्रों, आप देखिएगा, पिक्टोग्राफ में आपको ऐसा चिन्ह लेना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। पिक्टोग्राफ में आपको ऐसा चिन्ह लेना पड़ता है कि जिससे आप इन संख्याओं को बराबर प्रदर्शित कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रदर्शित करने का एक नियम बताता हूँ। देखिएगा, जैसे स्कूटर में कितने प्रशिक्षु आ रहे हैं, स्कूटर से 8 प्रशिक्षु आ रहे हैं, तो आप ऐसा चीज़ लीजिए, ऐसा संकेत लीजिए, पिक्टोग्राफ का मतलब ऐसा संकेत लीजिए जिससे 8 आप प्रदर्शित कर पाएँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैं ऐसा एक आयत ले लेता हूँ, आयत लेने के बाद मैं इसमें एक गुणा का निशान बना देता हूँ। ठीक है, गुणा का निशान बना देता हूँ, यहाँ पर मैं 4 ठीक गोला बना देता हूँ। ठीक है, 4 ठीक गोला बना देता हूँ। ठीक है, 4 गोला हो गया। अब मैं इसमें लिख दूंगा, है ना, देखिए 4 गोला मैंने बना दिया। एक संकेत, ठीक है, एक संकेत बराबर, एक संकेत मत लिखिए, एक काला गोला बराबर एक प्रशिक्षु। अगर ऐसे चित्र आपको दिखाई दे दे, ठीक है, ऐसा चित्र आपको दिखाई दे दे तो एक काला गोला बराबर एक प्रशिक्षु, मतलब इसका चित्र अगर मैं कहीं पर चपका देता हूं तो मतलब 4 प्रशिक्षु चपका दिया मैंने। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखाता हूं, यहां पर इस तरीके से आप बनाया करिए। ठीक है, यहां पर लिखिए यातायात के साधन, यहाँ पर लिखिए प्रशिक्षुओं की संख्या। ठीक है, चलिए पहले क्या है, स्कूटर में कितने लोग आ रहे हैं, स्कूटर में आ रहे हैं 8 लोग, तो बना दीजिए इसी तरीके से 1 2 3 4 लोग हो गए। अब दोबारा से बना दीजिए 1 2 3 4 4 4 8 लोग हो गए, बस आपका काम खत्म। अब दूसरा आते हैं ऑटो। ठीक है, क्या ऑटो से कितने लोग आते हैं, ऑटो से हम देख रहे हैं 9 लोग आते हैं, तो बना दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 हो गया, 4 4 8 1 9 लोग ऑटो से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं पैदल। ठीक है, पैदल कितने लोग आते हैं, पैदल जो है 18 लोग आते हैं। देखिए पैदल इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चौक 16, यहाँ पे और बना दीजिए एक, है ना,
देखिए इस तरीके से 1 2 4 चौक 16 2 18 हो गया 18 लोग। ठीक, उसके बाद क्या है, मोटर से 10 लोग आ रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 10 लोग हो गए मोटर से। अन्य से कितने लोग आ रहे हैं, अन्य से कितने लोग आ रहे हैं, अन्य से आ रहे हैं 15 लोग। बना दीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 12 लोग हो गए ना। अब यहाँ पे बना दीजिए 4 3 12 13 14 15। ठीक है, इस तरीके से होता है पिक्टोग्राफ बनाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक ऐसा संकेत आप मान लीजिएगा जिससे आप जो है आसानी से इन्हें डिनोट कर पाएँ और बेहतरीन तरीके से सवाल हल कर पाएँ। ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाता है, बाकी आपको नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लीजिए और भी सवाल मैंने दिया है ना। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैं जब वीडियो जो है खाना खाने के बाद बनाता हूँ तो सुस्ती आ जाती है। अभी वर्तमान में खाना खा लिया हूँ तो पढ़ाने मतलब कि बोलने में जैसे मुख बंद हो रहा है, ये आप भी अनुभव करते होंगे, नींद थोड़ा सा लगने लगता है। प्रश्न 8 देख लीजिए, 8वां देख लीजिए, 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि 1 से 100 के बीच, ठीक है, 1 से 100 के बीच आपको अभाज्य संख्याएं पूरी एक बार देख लेनी है। तो 80 और 90 के बीच जब आप जाएंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं, एक 83 है एक 89 है। लेकिन आपको 83 89 नहीं लिखना है। क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप लिखिएगा, ये प्रश्न मतलब कि अतलघुत्तरी में आएगा, तो आप लिखिएगा 80 और, आप इसी लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलता है पूरा एक नंबर। 80 और 90 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य क्योंकि ये उत्तर है, आप इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। 2 अभाज्य संख्याएं हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 83, नंबर 2 89। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर एक नंबर पूरा देने के लिए बाध्य होगा। और आप ऐसे 83 89 2 ऐसे करके इसे 2 लिख देंगे ना, तो आपको शायद एक नंबर भी ना मिले, आधा नंबर भी ना मिले, वो गलत ही काट दे। तो पूरा आपको लिखना है जिससे छोटे से छोटा बच्चा भी ये समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 9 की। किसकी? ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ना ही स्टैंडर्ड यही रहता है, भले ही आपको जो है बड़ा सवाल कोई दिखाता है। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, 487 गुणे 1008 को, ठीक है, वितरण प्रगुण सहायता से हल करिए। वितरण प्रगुण का मतलब होता है कि किसी एक को फिक्स कर दीजिए, किसी एक को बांट दीजिए, उसके बाद हल कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करते हैं। 487 गुणे 1008 को हम 2 भागों में बांट देंगे, 487 गुणा आसानी से हो जाएगा। यही होता है वितरण प्रणाली। वितरण का मतलब किसी एक को बांट दीजिए, एक को स्थापित रखिए। ठीक है, 1000 + 8। अब इसका गुणा कर दीजिएगा, 487 के 1000 में गुणा करेंगे 487,000 हो जाएगा। ठीक है, धन 8 का गुणा आप 487 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56 का 6 हासिल 5, 8 × 28 = 64, 64 × 5 = 69 का 9 हासिल 6, 8 × 4 = 32, 6 = 38। ठीक है, आपको अभी नहीं योग कर लेना है। 487,000, उसके बाद 3896 जोड़ दीजिए, 896, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 4, 4,90,896 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं है। वितरण प्रगुण का मतलब यही है, किसी एक को फिक्स रखिए, किसी एक को वितरित कर दीजिए और उसे ही वितरित कीजिए जिससे गुणा करने में आसानी हो। अब हम 400 धन 87 कर देते, कितना, 400 धन 87 कर देते, और 1008 में 400 से गुणा करते तो गुणा बड़ा हो जाता है। इस वजह से मैं 1008 को तोड़ा जिससे गुणा करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए 9वां सवाल हो गया। 10वां सवाल छोटा सा है। 10वां सवाल दिखाई दे रहा है निखिल? हाँ, 10वां सवाल देख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है? मैंने बार बार बताया है कि अगर आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अच्छा प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है,
प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं, ध्यान से सुनिए, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर हवा का जो है झोंका यहाँ पे आ रहा है ना, तो वो सन कर रहा होगा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं फ़ैन चलवा देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा उसे मैनेज करिएगा। अच्छा देखिए, अगर आपसे ऐसे ही कोई लड़का पूछ लिया कक्षा में खड़ा होकर के, सर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप किताबी भाषा में अगर आप उसे समझाएंगे प्राकृतिक संख्या जैसे नेचुरल नंबर होल, मतलब कि किताबी भाषा में नहीं समझ पाएगा वो। आप उसे ऐसे ही बताइएगा कि प्राकृतिक संख्या बेटा वो संख्या होती है जिसे हम वस्तुओं के गिनने में प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग होती है प्राकृतिक संख्याएँ। तो वस्तुओं के गिनने में सबसे छोटी कौन सी संख्या हम प्रयोग करते हैं, आप बताइए। वस्तुओं को गिनने में सबसे छोटी संख्या हम कौन सी प्रयोग करते हैं। अगर आपके सामने 3 वस्तु रखी गई हो तो क्या आप शुरुआत करते हैं 0, 1, 2 इस तरीके से शुरुआत करते हैं? जी नहीं, आप शुरुआत करते हैं हमेशा 1 से, ठीक है। वह प्राकृतिक संख्या किससे शुरुआत होती है? हमेशा 1 से। वस्तुओं की गिनना आप किससे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना। तो प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछी जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। 2, 3 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और अगर आपसे पूर्ण संख्या पूछी जाए कि भैया पूर्ण संख्या क्या होती है, आपसे कोई बच्चा खड़ा होकर पूछ लिया, सर प्राकृतिक संख्या तो आपने बता दिया, लेकिन यार करें अगर आपसे कहते सर पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो पूर्ण संख्या में क्या होगा? पूर्ण संख्या वो होती है, वो आप उनसे बताइए कि बेटा पूर्ण संख्या वो होती है जब हम प्राकृतिक संख्याओं के बीच में शून्य को ला देते हैं, ठीक है। अगर हम उनके बीच में शून्य को ला के रख देते हैं, हम कहते हैं भाई गिनती 0 से हम शुरू करेंगे, तो 0 वह पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। 0 पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर हम 0 ला करके रख दें तो वह पूर्ण संख्या होती है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया प्राकृतिक संख्याओं के बीच में 0 तो 10 में आ जाएगा, क्या 10 एक पूर्ण संख्या है? 10 एक पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होने वाली तमाम सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे कहा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, ठीक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है, कोई जान नहीं सकता है। 0 से आप चलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जाइए। 1 से आप चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए 10वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। आइए यहाँ पे 2-3 सवाल मैंने लिया है छोटा छोटा, आपको मैं बता देता हूँ। पहला सवाल आप देख लीजिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन की भुजा और आयतन बताइए, ठीक है। देखिएगा घन के बारे में, घनाभ के बारे में जो चीज़ें आपके यूपी डीएलएड के सिलेबस में है मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस जानने की आवश्यकता नहीं होती है, और किसी भी परीक्षा को टारगेट करने के लिए उसके सिलेबस को समझना अति आवश्यक होता है। मैं क्लियरली डीएलएड सेकंड सेमेस्टर को टारगेट किया तो उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से घनाभ को पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो घन का मित्रों, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मैंने आपको बताया है, क्लास को जरूर देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा फार्मूलों का, ठीक है। 6a² होता है, क्या होता है? 6a²। आपको दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 54, मतलब 6a² की वैल्यू जो है 54 दिया गया है, यही दिया गया है ना। अब आप इसे हल कर लीजिए। a² बराबर हो जाएगा 54/6, ठीक है, 54/6, 6 9 में 54, a² बराबर 9 हो जाएगा। तो जब a का वैल्यू निकालेंगे तो √9 हो जाएगा, इसका मान 3 हो जाएगा, ठीक। a बराबर 3 हो गया, समझ में आया ना। अब देखिए a क्या है? a भुजा है, a क्या है? भुजा है। तो उसका पूछा है घन की भुजा, घन की भुजा, भुजा बराबर भुजा a बराबर 3 आ गया। अब इसका पूछा आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, यही तो होता है। आयतन बराबर क्या होता है भैया? भुजा की घात 3 होता है। तो 6 की घात 3 कर दीजिए, 6 छवा का 36, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छवा 36, 6 का 216, यही होता है। 5 36 6 हासिल 3, 6 18 3 21, हाँ सही। इसी तरीके से आप भी करेक्ट किया करिए। अगर जैसे 36 का 6 में गुणा करना है तो आप इमेजिन करिए 36 गुणे 6, अंदर पीछे से गुणा करते हैं, 6 छवा 36 के 6 हासिल 3, 6 18 3 21 216, ठीक। चलिए हो गया पहला सवाल, हो गया। दूसरा सवाल देख लीजिए। 2 लोहे के घनों की कोरें क्रमशः 7 मीटर और 6 मीटर हैं, इन्हें पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन क्या होगा? मित्रों अगर घन का कोर दिया गया है तो कोर का मतलब यही है जिस घर में आप हैं, जिस कमरे में आप हैं, इमेजिन करिए वो एक घन है, ठीक है। कमरा वैसे आयताकार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं जिस रूम में वीडियो बना रहा हूँ यह रूम जो है विशेष करके वर्गाकार है ना।
तो मैं बताऊं कोर क्या होता है। जो आप जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने जो है दीवार है, दीवार के एकदम कोने यहीं पर देखिए एक कोरा है, इसे ही कोर बोलते हैं, ठीक है। कोना आपको दिखाई देगा, इसे वो कोर है। तो जो कोर है ना, वही जो है इसकी भुजा हो जाएगी, क्योंकि जितना कोर है उतनी ही ये लंबाई होगी, उतनी ही ये लंबाई होगी, उतनी ही ये कोर होगा, ठीक है। अर्थात जो कोर दिए गए हैं ना, है ना, जो घन के कोर दिए गए हैं वो घन की भुजा का काम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ, घन की कोर, घन की कोर, घन की कोर घन की भुजा का काम करेंगे। आपको अब क्या करना है, दो लोहे मतलब पहले घन का क्षेत्रफल प्लस दूसरे घन का क्षेत्रफल बराबर बड़े घन का क्षेत्रफल। यही तो होगा, बड़े घन का क्षेत्रफल है, दोनों को पिघलाना है। तो छोटे मतलब कि एक घन को क्षेत्रफल हो गया, दूसरे घन का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो बड़े घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। कर दीजिए भैया, छोटे घन का क्षेत्रफल हो जाएगा एक हो जाएगा 6 की घात 3, एक हो जाएगा 7 की घात 3, 6 चौक 36, छक्का 216, 7 7 49 7 343। अब इसे जोड़ दीजिए, 6 3 9, 1 4 5, 2 3 5, 559 क्या हो जाएगा, मीटर की घात 3, है ना। हमेशा घन जो होता है, आयतन जो होता है, वो हमेशा क्यूब में आता है, घात 3 लिखते हैं, और क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए प्रश्न 2 समाप्त होता है। आइए नीचे 3 सवाल मैंने लिखा है, बहुत आसान सवाल है, मैं धड़ाधड़ करवा देता हूँ, ठीक। चलिए पहला सवाल आप इसे कर दीजिएगा, 3 बराबर 10 - z/2 हल करना है आपको, एक होमवर्क दिया गया है, हल कर दीजिएगा। दूसरा सवाल देख लीजिए, 5a, छठा सवाल है, देख लीजिए छठा सवाल है, 5a + 1/7 इसका होल वर्क करना है। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। a + b का होल वर्क बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही इसका होता है ना। a² की जगह पे 5a का वर्ग, b² की जगह पर 1/7 का होल वर्ग, प्लस 2 × a की जगह पर 5a, b की जगह पर 1/7, इसे हल कर दीजिए। 5 × 5 = 25, a का वर्ग करेंगे तो a², 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 7/49, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 2 × 5 = 10/7a, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, ठीक, यही इसका उत्तर हो जाएगा, सरल करना है। आगे 7वां सवाल क्या दिया गया है, 7वां सवाल है x² - a + 1/a x + 1 का गुणनखंड आपको करना है। क्या करना है, गुणनखंड। आप इसका x का गुणा कर दीजिए, x² - ax प्लस माइनस x/a + 1, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जब आप x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पर जब आप x कॉमन लेंगे तो x - a आ जाएगा। यहाँ पर जब आप 1/a कॉमन ले लेंगे, -1/a कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने देखिएगा, हमेशा यही बनाने का प्रयास करिए, उसमें भी तभी जा करके आप सफल हैं। चलिए यहाँ पे -1/a कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। अब मैं आपको बताता हूँ भाग देना कैसे भाग देंगे। भाग दीजिए, x/a भागे 1/a, भाग दीजिए x/a गुणे a/1 कर देंगे, कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। 1 भागे 1/a, यही तो है, 1 भागे 1/a करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 गुणे a/1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे a बच गया, ठीक है। अब दोनों जगह क्या बच गया, दोनों जगह बच गया x - a, और यहाँ पर बचा x - 1/a, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। एक मोटिवेशनल वाक्य हमारे लिए आप लिख सकते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज़रूर लिखा करिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो पाए।
और मैं आपसे आखिरी में कहूँगा, अगर आप जो है अभी तक शॉर्ट नोट्स से नहीं जुड़े हैं तो आपकी परीक्षा जो है 15 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। तो आप ज़रूर शॉर्ट नोट्स से जुड़िए, निश्चित रूप से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करिए। अगर आपको नहीं वहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया था, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने जो अभी व्हाट्सअप नंबर दिया था 9794137048, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क हमसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह स्क्रीनशॉट अगर दे देंगे तो यहाँ से भी मैं आपको ऐड करवा दूँगा। वैसे तो वो काम रेगी एप्लीकेशन वालों का होता है, लेकिन मैं आपको ऐड करवा दूँगा, ठीक है। अथॉरिटी मेरे पास है। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से बताइएगा। मैं तो अंत में अपनी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।